के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। लोग कौन से क्षेत्र में कौन सी घटना घट रही है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया। तो रेलवे का एक बहुत बड़ा योगदान, संचार व्यवस्था, डाक, तार, ये सारी चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये दूसरा ये एक इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है संचार व्यवस्था का विकास, कि भारत अब अपने आप में ही जुड़ रहा था। जो अलग थलग प्रांत थे वो भी एक दूसरे से जुड़ रहे थे, उन्हें पता चल रहा था कि देश में चल क्या रहा है, देश में हो क्या रहा है। तो अवेयरनेस, संचार व्यवस्था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लोगों को जागरूक करने के लिए। अगर आप किसी क्षेत्र में पड़े हुए हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे और आपके साथ बहुत बड़ी ऐसी कुछ घटना घट जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। तो अवेयरनेस या कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के जानकारी को पहुंचाने के लिए। तो ये जो संचार व्यवस्था थी, ये संचार व्यवस्था ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया डाक तार के माध्यम से। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट रीजन अगर ये देखें तो आर्थिक कारण, आर्थिक सामाजिक कारण भी बहुत सारे थे। अगर आर्थिक कारण में हम ये देखें तो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी वो बेसिकली तो एक व्यापार करने के माध्यम से यहाँ पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, व्यापार के बाद वो यहाँ के अर्थनीति पर, यहाँ के समाज पर, सब क्षेत्र पर उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर दिया। तो हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले, उससे पहले भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने एक एक इवेंट को उजागर करना शुरू किया कि किस तरह से भारत का जो वेल्थ है उसका ड्रेन हो रहा है। जैसे दादा भाई नौरोजी ने थ्योरी भी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, कि किस तरह से यहाँ का धन बहकर इंग्लैंड जा रहा है, यहाँ के लोगों का जो खून पसीने या मेहनत की कमाई है या यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग भारत के लोग न करके या उनसे भारत के लोग वंचित रहकर वो अंग्रेजों के उपयोग में काम आ रहा है और वो प्रॉस्पर होते जा रहे हैं दिन के दिन, और भारत जो है वो गरीब का गरीब रहता जा रहा है। तो ये भी अवेयरनेस लोगों में फैली, और चूंकि खुद जो यहाँ के लोग थे, खासकर यहाँ का जो मजदूर और कृषक वर्ग था, उसने इस बात को अच्छी तरह से महसूस किया, क्योंकि उनके साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती की जा रही थी। कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था। यहाँ का जो कृषि वर्ग था उसने बहुत ही ज्यादा इस बात को महसूस किया। यहाँ का जो कृषि व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन कर दिए। उन्होंने खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को कम कर दिया। यहाँ के जो नकदी फसल होते थे जिनसे अंग्रेजों को फायदा हुआ करता था, वो किसानों को प्रेशराइज करने लगे कि आप इसी फसल को उगाइए, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इंग्लैंड में उनकी जरूरत पड़ती थी, और वो यहीं का सामान या यहाँ का ही कच्चा माल को इंग्लैंड ले जाते थे, वहां से तैयार करके फिर यहाँ बेचते थे। मतलब यहीं के सामान को यहीं लाकर वो बेच रहे हैं, 2 गुना मुनाफा वो कमाते थे। तो आर्थिक रूप से वो भारत को पंगु करते जा रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ी एक कारण बनी कि लोग आर्थिक रूप से जब वंचित होने लगे बहुत सारी चीजों से, तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होना शुरू होने लगे। जैसे अगर किसी क्षेत्र के किसान के साथ अगर कुछ बुरा व्यवहार होता है, दूसरे क्षेत्र के किसान भी उसमें जुड़ जाते थे, और बहुत सारे हम लोग मॉडर्न एज में देखेंगे एकाएक बहुत सारे किसान और कृषक मजदूर आंदोलन हुए। ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी चेतना का ही असर था। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आर्थिक कारण जो था वो। उसके बाद आर्थिक कारण के बाद अगर हम ये देखें तो देख सकते हैं बहुत सारे जो नेता थे। नेक्स्ट एक ये पॉइंट भी बन सकता है, यहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने लोगों को ये समझाया कि किस तरह से अंग्रेज जो हैं वो हमारे सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, यहाँ की चीजों को वो किस तरह से अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, और जो मजदूर वर्ग था उनको उन्होंने यूनाइट किया। उनकी जो राष्ट्रवादी चेतना थी उनको उन्होंने पिक पॉइंट पर पहुंचाया। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त की जरूरत थी। अगर आपको कॉलोनी पावर से या जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं उनसे अगर लड़ना है तो बहुत जरूरी होता है कि आपके दिमाग में वो बात रहे कि हाँ, ये हमारे एक कॉमन एनिमी है जो हम पर आकर रूल कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो हमें इनके अगेंस्ट कुछ करना है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। तो ये भी एक राष्ट्रवादी चेतना के विकास का कारण बना, या राष्ट्रवादी भावना के विकास का कारण बना। और अगर हम देखें तो
इस वक्त भारत में बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन हैं। तो एक पॉइंट ये बनता है समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन में जिनमें राजा राम मोहन राय को हम ले लेते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और भी बहुत सारे इस तरह से समाज सुधारक हुए जिन्होंने हमारे ट्रेडिशन कल्चर को लेकर बातें उठाई और हमारे जो ट्रेडिशन अच्छे हैं उनको अपनाने को कहा, और जो हमारे कस्टम और जो बहुत सी कुरीतियां थी उन कुरीतियों को दूर उन्होंने किया, ये दूर करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से अपील की कि नहीं, हमें इन चीजों को नहीं अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ और भी क्या चीज हुआ, ये कि जो पश्चिम की जो अच्छी बातें हैं, पश्चिम सभ्यता की जो अच्छी बातें हैं, आप उन्हें अडॉप्ट करते जाइए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। किसी भी सभ्यता की अगर अच्छाई है तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक था कि लोगों में कहीं ना कहीं आधुनिकता से जुड़े बहुत सारे तथ्य उनके दिमाग में आ रहे थे, समाज सुधार हो रहा था, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट था, उनका जो कंसेप्ट था, बहुत सी चीजों को समझने का जो उनका नजरिया था, उसमें भी बदलाव हुआ। ये सारी चीजें एकाएक चलती रही। तो एक इम्पोर्टेंट ये बहुत है समाज सुधारवादी आंदोलन। मैं बस पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते जा रही हूँ, उसको बहुत डिटेल में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब आप लोग लिखिएगा तो बस एक एक पॉइंट पे कम से कम 4 से 5 लाइन 6 लाइन इस तरह से करके आप लोग अपने आंसर में इसको लिख सकते हैं। जिस तरह का आंसर पूछा जाए, अगर 5 मार्क्स में है तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर 8 मार्क्स में आए एग्जाम में तो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये बेसिक एक कंसेप्ट है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आप नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक रीजन ये दे सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं का विकास। छापाखाना के आ जाने के बाद जो पत्र पत्रिकाएं थी, उन्होंने भारत में राष्ट्रवादी भावना के उत्थान में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है। जो राष्ट्रवादी भावना है वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। देसी लैंग्वेजेस जो हुआ करते थे, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हुआ करते थे, उनमें बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे ब्लॉग्स जो बुद्धिजीवी वर्ग थे या समाज सुधार वर्ग जो था, उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, अवेयर करना शुरू किया कि देश में चल क्या रहा है, अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कौन सी चीजें कहाँ घट रही है, कौन से अन्याय को हम झेल रहे हैं, जिससे हम अन्याय को झेल रहे हैं और हम खुद ही इस बात से अननोन है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ चल क्या रहा है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। तो पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, बहुत सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल, ये सारी चीजों ने लोगों की समझ को या उनके नजरियों को चेंज किया, और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप पत्रिकाएं यहाँ से लिखी जा रही हैं और पूरे वो देश के किसी भी क्षेत्र में पहुंचती है, लोग अगर उसे पढ़ते हैं और जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी भी सोशल मीडिया हो गया या हमारा न्यूज चैनल हो गया, ये कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंडसेट है उसको चेंज करने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड होते हैं उन चीजों से, तो उसी अकॉर्डिंग से चीजों को समझने लगते हैं। तो पत्र पत्रिकाएं जो थी, उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है राष्ट्रवाद के उत्थान में। एक इम्पोर्टेंट हो गया, तो एक पॉइंट आप इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग ये लिख सकते हैं कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का योगदान। आर्थिक कारण समझा ही चुके हैं। उसके बाद आपका आता है रोल प्ले करती है, जैसे लोगों ने जैसे ही आधुनिक शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, वो समझने लगे कि क्या क्या कौन सी चीजें किस तरह से बाहर चल रही हैं, पूरे विश्व में कैसे चल रही हैं। अगर आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने यहाँ के लोग बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ की परिस्थिति कैसे। सबसे बड़ा चेंज तो ये आया जब वो इंग्लैंड और ब्रिटेन गए और उन्होंने देखा कि इंग्लैंड पर भी वही लोग शासन कर रहे हैं, इंडिया पर भी वही लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन जो शासन पद्धति है वो बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। तो एजुकेशन के थ्रू लोगों ने बहुत ही चीजों को समझना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया। यहाँ के जो कुछ मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग थे, वो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया, और भारत के जो अन्य क्षेत्र थे उन पर उन्होंने काम किया और उनको अवेयर किया कि किस तरह से शिक्षा के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो आधुनिक शिक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आधुनिक शिक्षा लाने का पर्पस अंग्रेजों का कुछ और ही था। वो एक भूरी चमड़ी में एक गोरे दिमाग की तलाश कर रहे हैं। मीन्स हम ऊपर से तो भारतीय रहे, पर जो हमारा दिमाग है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का गुलाम बन गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है किसी को गुलाम बनाने के लिए? आप उसके दिमाग को गुलाम बना दीजिए। अगर आप किसी के दिमाग को गुलाम बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो खुद ब खुद अपनी गुलाम बन जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज हुई। तो चूंकि अंग्रेज तो लाए थे इसी सोच से, लेकिन जब आधुनिक शिक्षा यहाँ आई
तो उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा यहाँ के लोगों के समझ में और राष्ट्रवादी भावना के प्रचार प्रसार में। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लोगों ने इसका यूज किया, क्योंकि बहुत सारे आंदोलनों में इसका विरोध किया गया था, क्योंकि उस विरोध का कारण अलग था, उसका कंसेप्ट अलग था उस विरोध का। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने बहुत ही बड़े पैमाने पर हमें नई चीजों के लिए नए नजरिए प्रदान किए, जो राष्ट्रवादी भावना के उदय में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। राष्ट्रवादी भावना हो गया। यही सभी सारे 5-7 कारण हैं जो आप लोग और कुछ आप लोगों को नोट्स में भी मिला हुआ है, वो देख लीजिएगा। तो इन सारी चीजों को देख लीजिए। आई थिंक राष्ट्रवादी भावना का जो उदय का कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है या कुछ भी अगर आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, और ध्यान से बस इसको एक बार समझ लीजिए कि क्या था कंसेप्ट। जस्ट मैंने नॉर्मली बैकग्राउंड बताया है, और बाकी बात फिर आप अपने नोट्स में और सभी चीजों में वो देख लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही।